आईवीएफ के साइड इफेक्ट्स, आईवीएफ के क्या क्या रिस्क होते हैं, क्या क्या आईवीएफ के साथ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या आईवीएफ के नुकसान होते हैं, क्यों हम आईवीएफ को डायरेक्टली नहीं करते हैं, क्यों हम आईवीएफ को लास्ट ऑप्शन की तरह यूज करते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो दवाइयों से कोशिश करते हैं, इंजेक्शन से कोशिश करते हैं, आईवीएफ को लास्ट ऑप्शन की तरह क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसके कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिनके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप आईवीएफ ऑप्ट कर रहे हैं तो उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला रिस्क होता है वो ये होता है कि प्री टर्म डिलीवरी या प्री मैच्योर डिलीवरी, यानी कि समय से पहला बच्चा हो जाना, 7वें या 8वें महीने में बच्चा हो जाना, पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी के ना निकल के 7वें या 8वें महीने में ही डिलीवरी हो जाना। आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि आईवीएफ के पेशेंट्स बेड रेस्ट पे होते हैं। उसका इंपॉर्टेंट कारण भी यही होता है कि उनमें प्री टर्म डिलीवरी की या समय से पूर्व बच्चा होने की जो संभावना होती है वो थोड़ी अधिक की साइड में होती है, जिसके कारण उन्हें बेड रेस्ट पे रखना पड़ता है। तो प्री टर्म डिलीवरी या प्री मैच्योर डिलीवरी का जो होने की संभावना है वह नेचुरल प्रेगनेंसी से आईवीएफ के अंदर अधिक होती है। उसी के कारण जो बच्चे होते हैं वो थोड़े ग्रोथ के अंदर कम की साइड में होते हैं, उनका वजन थोड़ा कम की साइड में होता है अगर आईवीएफ का केस। मल्टीपल प्रेगनेंसी, आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि आईवीएफ के अंदर ट्विंस या ट्रिपलेट्स होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जिनका आईवीएफ हुआ होता है उनके जुड़वा बच्चे होते हैं, तो ये जुड़वा बच्चे जो होने की पॉसिबिलिटी है ये भी आईवीएफ के अंदर नेचुरल प्रेगनेंसी से ज्यादा होती है। जुड़वा बच्चे इसलिए होते हैं, 2 या 3 बच्चे एक साथ इसलिए होते हैं क्योंकि आईवीएफ में यूजुअली 1 से अधिक एम्ब्रियो एक साथ ट्रांसफर किया जाता है। यूजुअली 2 से 3 एम्ब्रियोस ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसके कारण के ट्विंस या ट्रिपलेट्स होने की जो संभावना होती है वह अधिक होती है। और क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, यानी कि ट्विंस होते हैं या ट्रिपलेट्स होते हैं, तो उसके कारण प्रेगनेंसी में रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ना, जिसे कि हम पीआईएच कहते हैं हमारी भाषा में, उसकी संभावना भी नॉर्मल प्रेगनेंसी से अधिक होती है। गेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल्स का बढ़ जाना, गेस्टेशनल डायबिटीज होना, उसकी पॉसिबिलिटी भी थोड़ी अधिक की साइड में हो जाती है। सिजेरियन का रिस्क भी बढ़ जाता है। आपने बहुत से लोग तो इन जनरल सुना होगा कि ये मान के ही चलते हैं कि आईवीएफ हो रहा है तो भाई सिजेरियन होगा। तो प्रीटर्म डिलीवरी की, प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने की, शुगर बढ़ने की, सिजेरियन होने की, इन सभी की जो संभावना होती है वो डेफिनेटली आईवीएफ के अंदर बढ़ जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि आईवीएफ केसेस के अंदर मिसकैरेज होने की, अबॉर्शन होने का जो रिस्क होता है वो थोड़ा हाई होता है। और इस पर थोड़ी रिसर्च चल रही है कि एक्चुअली रिस्क हाई होता है या फिर क्योंकि हम आईवीएफ उन्हीं मरीजों का ज्यादा करते हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा की साइड में होती है, इसके कारण एज एक फैक्टर है मिसकैरेज होने का, या इन जनरल आईवीएफ एक फैक्टर, इस पर रिसर्च चल रही है। और ये जरूर देखा गया है कि आईवीएफ के केसेस में अबॉर्शंस होने का, मिसकैरेज होने का जो रिस्क होता है वो नेचुरल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में हायर की साइड में मिलता है। आईवीएफ प्रेगनेंसीज के अंदर जो कंजेनाइटल अनोमलीज हैं, यानी कि जन्मजात विकृति हैं, उनका रिस्क थोड़ा हायर साइड में रहता है। ये भी, इस पे भी काफी अध्ययन चल रहा है कि एक्चुअली ऐसा आईवीएफ के कारण होता है या मैटरनल एज के कारण होता है, परंतु ओवरऑल रिजल्ट्स में थोड़ा हायर साइड में कंजेनाइटल अनोमलीज मिलती हैं, यानी कि जन्मजात विकृतियां जो होती हैं। लेकिन वो हो सकता है कि क्योंकि आईवीएफ हायर एज ग्रुप पे किया जाता है इसलिए ज्यादा मिलती है। आईवीएफ के अंदर बहुत सारे इंजेक्शंस का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण कभी कभी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, का रिस्क हो सकता है। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम को हम OHSS कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसमें कि क्योंकि इतने इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि ओवरी स्टिमुलेट हो, ताकि अंडे ज्यादा बने, तो ये जो हम इंजेक्शन देते हैं अंडे ज्यादा बनाने के लिए, कभी कभी उससे ओवरी कुछ ज्यादा ही स्टिमुलेट हो जाती है, जिसके कारण कि ओवरी का साइज बढ़ जाता है, उसमें सिस्ट बन जाती है, ओवरी सूज जाती है, पेट में पानी इकट्ठा हो सकता है, मरीज को उल्टी, वॉमिटिंग, वजन ही पूरा बढ़ गया है, शरीर सूज गया है, हेडेक हो रहा है, बहुत वॉमिटिंग वगैरह हुई, इस तरह की तकलीफें आ सकती हैं। तो OHSS यानी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम भी एक रिस्क रहता है। ओवेरियन कैंसर के ऊपर भी जो थोड़ा रिस्क है आईवीएफ के अंदर वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जो ओवरी को स्टिमुलेट करने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं वो इस रिस्क को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसलिए जो ओवरी का, अंडाशय का कैंसर है उसकी संभावना भी आईवीएफ वाले पेशेंट्स के अंदर थोड़ी दूसरे पेशेंट्स के कंपैरिजन में
अधिक देखने को मिलती है। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जिसमें कि स्पर्म और एग दोनों आर्टिफिशियल मीडियम में मिला के एक एम्ब्रियो बनाया जाता है। क्योंकि डेफिनेटली कोई चीज हम आर्टिफिशियल मीडियम में बना रहे हैं तो वह प्रक्रिया इतनी सिंपल या साधारण तो नहीं होगी, वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया ही होती है, जिसके कारण कि उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो भी डेफिनेटली अच्छी खासी होती है, जिसके कारण कि वो आपको फाइनेंशियली भी एक स्ट्रेस देती है। IVF ना केवल इमोशनली, फाइनेंशियली, बल्कि फिजिकली भी एक चैलेंजिंग चीज है, एक स्ट्रेसफुल चीज है। डेफिनेटली इतना खर्चा होता है तो हर किसी का स्ट्रेस लेवल अच्छे खासा रहता है, इतने इंजेक्शन आते हैं इसलिए फिजिकली स्ट्रेस ज्यादा रहता है। फीमेल काफी ज्यादा होपफुल ये होती है कि इस बार तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, इसलिए इमोशनली भी वो काफी स्ट्रेसफुल होता है। इसके कारण इसलिए जो मैंने बताया आपको इमोशनल, फाइनेंशियल और फिजिकल स्ट्रेस होता है वो IVF के साथ डेफिनेटली अच्छा खासा होता है। IVF के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे इंजेक्शन हम यूज करते हैं, तो कभी कभी जो इंजेक्शन वाली जगह होती है उसमें ब्रूजिंग, रेडनेस, पेन वगैरह डेफिनेटली इंजेक्शन यूज होंगे तो वो तो हो ही सकता है। IVF के अंदर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर अंडे को बाहर निकाला जाता है, अंडे को बाहर निकाला जाता है, स्पर्म को भी लिया जाता है। तो जो अंडे को बाहर निकालने का जो सिस्टम होता है जिसे हम एग रिट्रीवल कहते हैं, वो एक नीडल के द्वारा किया जाता है, वजाना से एक नीडल इंसर्ट करके उससे किया जाता है। तो ये जो एग रिट्रीवल यानी अंडा निकालने वाला जो प्रोसेस होता है उसके कारण भी कभी कभी हल्की फुल्की ब्लीडिंग या इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। ऑल्दो ये प्रोसीजर USG गाइडेड होता है, यानी कि सोनोग्राफी की मशीन ऊपर चलती रहती है जिससे कि दिखता रहता है नीडल कहाँ पे घूम रही है, इसलिए ये रिस्क इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि जीरो होता है, डेफिनेटली स्मॉल अमाउंट का रिस्क इसलिए IVF के केसेस के अंदर रहता है। IVF के केसेस के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर ना होके, यूट्रस के अंदर ना होके, ट्यूब्स के अंदर हो जाए, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर हो जाए। जैसे देखिए हर महिला के अंदर बीच में एक सेंटर में बच्चेदानी होती है, साइड में 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती है, उसके साइड में ओवरीज होती हैं। तो प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना होके ट्यूब या ओवरी में हो जाए, जिसे कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, उसकी भी जो संभावना होती है वो लगभग 2 से 4% की होती है, जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी से अधिक की साइड में होती है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि अगर प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना हो, ट्यूब में हो जाए तो वो ग्रो नहीं कर सकती और ट्यूब फट जाती है, हमें ऐसी प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू ही करना पड़ता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर है, जिसे कि आप देख सकते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी जो संभावना होती है, जो रिस्क होता है, वो IVF के अंदर बढ़ जाता है। IVF के अंदर क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे इंजेक्शंस का प्रयोग किया जाता है ओवरी को स्टिमुलेट करने के लिए, इसका फिर बहुत सारी और भी दवाइयां दी जाती हैं, इसलिए महिला के अंदर नॉजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटन अप सेंसेशन, इन सब की जो संभावना होती है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है। इसीलिए IVF को हम लास्ट रिसोर्ट की तरह यूज करते हैं। बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैडम हमें तो जल्दी से रिजल्ट चाहिए, अब हम प्रेगनेंसी देखिए आजकल के काफी फास्ट लाइफ के अंदर क्या हो गया है, शुरू के 2-4 साल तो सब अपने कैरियर वगैरह में बिजी रहते हैं, तो वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करते हैं, फिर प्लान करते हैं एंड देन दे वांट अ वेरी फास्ट रिजल्ट। उनको एकदम बच्चा चाहिए, 2 महीने में बच्चा चाहिए, 4 महीने में बच्चा चाहिए, टारगेट की तरह हो जाता है कि 6 महीने में तो प्रेगनेंसी हो ही जानी चाहिए। तो बहुत से कपल्स हमें कहते हैं मैडम हमें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों को लगता है कि IVF लोग सिर्फ इसलिए नहीं कराते क्योंकि वो महंगा प्रोसीजर है, परंतु ऐसा नहीं है। तो बहुत से लोग हमें कहते हैं हमको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर वेल ऑफ, हमें पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप हमारा IVF कर दीजिए ताकि जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। लेकिन ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली उन्हीं कपल्स के लिए बनाया है कि ऐसा नहीं है कि IVF से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है तो IVF से ही प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए। नेचुरल सिस्टम इज द बेस्ट मेथड। अगर आप नेचुरली कंसीव करते हैं तो वो कहीं बेहतर होता है। दैट इज अ बेटर मेथड ऑफ कंसीविंग एज कंपेयर टू IVF। हाँ, अगर आपके केस में नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो रहा है, दवाइयों से रिजल्ट नहीं आ रहा है और IVF एक लास्ट ऑप्शन है, तो डेफिनेटली उसे ऑप्ट करना चाहिए, बट इट इज डेफिनेटली नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।